हेलो स्टूडेंट्स। चलिए लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मांग विश्लेषण, मांग का नियम। मांग किसे कहते हैं, मांग क्या होता है, मांग की परिभाषा, मांग फलन, मांग वक्र, मांग सारणी और मांग का नियम। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ तक कि क्लास 12th का, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा उससे हटके उससे ज़्यादा लेंथी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पक्का आज का क्लियर होना ही आपका मांग का। इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले मांग का देखिए। जैसे कि आपको पता है, मांग जो डिमांड है उसकी जो शुरुआत है वो इच्छा से होती है। क्यों, हम सबको पता है लोगों की इच्छाएं अनंत है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन अनंत इच्छाओं में से हम इनको पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन है, यानी कि हमारे पास जो पैसे, वो क्या है, सीमित है। सीमित साधनों से हम अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो अब इन इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिनको हम अपने सीमित साधनों से पूरा कर सकते हैं। तो जब इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन हो जाते, तब वो हमारी आवश्यकता बन जाती है कि नहीं ये जरूरी है, इसको लेना चाहिए, चाहिए तक। अब जब उस आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को हम एक्चुअली में क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, अपने साधनों को क्या कर देते हैं, व्यय कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं। यूं कहें, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने साधनों को खर्च कर देते हैं और उस चीज़ को खरीद लेते हैं, तब वो मांग बन जाती है या फिर तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि मांग क्या है? मांग एक ऐसा शब्द है जो इच्छाओं से आवश्यकता, आवश्यकताओं से मांग के रूप में परिवर्तित होती है। तो इसकी अगर मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार होता है। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताता है जब उपभोक्ता, यानी कि आप और हम, हमारे पास जितने साधन होते हैं, जितने व्यय करने के लिए जो पैसे होते हैं, उस पैसे को किसी भी वस्तु की कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसे हम मांग बोलेंगे। तैयार हो जाते हैं या फिर खरीद लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मांग का है। अब मांग के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो है अपनी अपनी परिभाषा दी है, जिसमें मैंने 3 प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को बता रहा हूँ। प्रोफेसर मिल, प्रोफेसर पेंसन एंड मेसर्स। प्रोफेसर मिल ने क्या कहा कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। किसी वस्तु के लिए जो भी मूल्य हम पे करते हैं, खर्च करते हैं, उस खर्च करने के बाद जो भी वस्तु हमारे पास आती है उसको हम मांग बोलेंगे। पेंशन ने क्या कहा? पेंशन ने कहा कि मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, इसमें 3 बातें सम्मिलित होती हैं। एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, क्योंकि हमें मैं पहले ही बता रखे कि मांग इच्छा से बनती है, इच्छा नहीं है तो मांग भी नहीं हुई। लेकिन ऐसी इच्छा जो प्रभावपूर्ण है, जिसको हम खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि जिसके लिए हम अपने पैसे लगाने के लिए तैयार। तो उन्होंने कहा कि मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, इसमें 3 बातें सम्मिलित होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, पहली। उसे क्रय करने के लिए साधन होने चाहिए, कि उसके पास, उसको खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए। थर्ड, इन साधनों को वस्तु खरीदने के लिए उपयोग करने की उन पैसों को पैसों से उस वस्तु खरीदने के लिए तत्परता होनी चाहिए। पैसे हो और खरीदना नहीं चाहते तो वो आवश्यकता है, वो मांग नहीं है। मांग तभी होगा जब पैसे को खर्च करने के लिए हम तैयार होते हैं, ठीक है ना। अब मेसर्स ने कहा कि किसी वस्तु की मांग उस मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होती है। यानी कि वास्तव में ये वह मात्रा को दर्शाती है जहाँ पर एक उपभोक्ता की निश्चित कीमत अदा करके खरीदने के लिए तैयार होता है। ऐसे में अगर मांग की पूर्ण विशेषता, पूरे अर्थ को देखिए, इसमें 5 प्रमुख बातें होनी चाहिए जब हम मांग के पॉइंट को पूरी तरीके से समझ सकते। पहला, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए और उस वस्तु को क्रय करने के साधन होने चाहिए। साधन का मतलब पैसा है, यहाँ पर मीन्स है। साधनों को व्यय करने की हमारी तत्परता होनी चाहिए, हम उन साधनों को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए खर्च करने के लिए तैयार हो। वस्तु की इच्छा कीमत विशेष से संबंधित होनी चाहिए और उस वस्तु की एक निश्चित कीमत होनी चाहिए
और एक निश्चित समय का होना आवश्यक, यानी कि 5 तत्व जब जिसमें है तो वहीं पर वो मांग बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मांग फलन। मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। अब एक्चुअली में मांग फलन क्या है? मांग फलन है किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का मांगपन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाले विभिन्न मात्राओं और उसके निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को करता है। यानी कि वस्तु की मांग और उस मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का जो संबंध होता है, जो फंक्शन होता है, उसे हम मांग फलन कहते हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जैसे उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, ठीक है ना, जनसंख्या, या फिर जनसंख्या में आय का वितरण किस तरीके से, इस हिसाब से मांग को प्रभावित करने कई सारे कारक होते हैं जिससे हमारी मांग कम या ज़्यादा होती है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। मांग को प्रभावित करने वाले जिसमें सबसे पहला कारक है वो है कीमत, पीएक्स, वस्तु की कीमत। मांग और वस्तु की कीमत में हमेशा कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, उल्टा। उल्टे का मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम होगी। क्यों? उपभोक्ता हमेशा कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक सामान खरीदना चाहता है। कीमत बढ़ गई, खरीदना, जैसे अगर प्याज के दाम बढ़ जाए, जाहिर सी बात है लोग प्याज खरीदना कम कर देंगे। आज अगर 15-20 रुपए का किलो प्याज है जो 2-3 और वहीं पर 40-50 रुपए किलो हो जाएगा तो खरीदना कम कर देंगे। वहीं पर कीमत में अगर कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। ठीक है ना, ये क्या होता है? ऑटोमेटिक एक दूसरे, सबसे मेन चीज़ यही है कीमत। उपभोक्ता हमेशा कीमत को देखता है। दूसरा, संबंधित वस्तुएं कीमतें। संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती हैं। एक है स्थानापन्न वस्तुएं जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरा था पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं एक ऐसी वस्तु होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे चाय या कॉफ़ी। ये एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में विपरीत संबंध होता है। यानी कि अगर हम चाय का प्रयोग करते हैं, चाय की मांग की बात करते हैं, तो इस पर कॉफ़ी की कीमत का डायरेक्ट असर होता है। कैसे? अगर कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो चाय की डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले चाय पीने लगेंगे। इसका उल्टा, अगर कॉफ़ी की कीमत अगर कम हो जाए तो चाय पीने वाले कम हो जाएं। क्यों? लोग चाय वाले कॉफ़ी पीने लगेंगे। तो यहाँ पर वस्तु के बीच, एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग के साथ क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। दूसरी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है, एक ही संतुष्टि को पूरा करने के लिए होता है, एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें जूता और मोजा, एक साथ होता है प्रयोग, जूता और मोजा। जूते की दाम बढ़ गए तो जाहिर सी बात है मोजे की कीमत, मोजे की डिमांड घट जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जूते की डिमांड बढ़ गई तो मोजे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी वस्तुएं वस्तु की मांग को जो प्रभावित करता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में और मांग में सीधा संबंध होता है। आय में वृद्धि हो गई तो मांग में वृद्धि होगी, आय में कमी हो गई तो मांग में भी कमी होगी। नेक्स्ट, उपभोक्ता की रुचि। रुचि जो है उपभोक्ता के वस्तु की मांग को भी बहुत ज़्यादा से डालता है। अगर किसी उपभोक्ता की रुचि किसी विशेष वस्तु के ऊपर से हट जाती है तो उसकी मांग कम कर देगा, रुचि है तो मांग अधिक करेगा। नेक्स्ट, ऋतु में परिवर्तन। भाई ठंड का मौसम है तो ठंड के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना, गर्म चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। और जैसे ही गर्मी का मौसम होता है तो जो है उसमें ठंडे कपड़ों की, यानी कि जो जिससे लोगों को ठंडी में सूती कपड़े, जो है सफ़ेद कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो मौसम के अनुसार, बारिश के मौसम में छाते का, रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है। तो मौसम के अनुसार भी वस्तु की मांग जो है कम या ज़्यादा होती है। जनसंख्या में परिवर्तन। जाहिर सी बात है किसी जगह पर जितनी जनसंख्या है, मान लो कहीं पर 1 लाख लोग रहते हैं, अचानक वहाँ पर जो है 1.5 लाख लोग हो जाए जनसंख्या उसकी, तो 50,000 लोग ज़्यादा बढ़ गए तो जाहिर सी बात है उसकी मांग तो बढ़नी है ही है। जनसंख्या से भी मांग प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आय का वितरण। आय का वितरण, आय का मतलब किसी क्षेत्र में, आय का वितरण मतलब अमीर और गरीब लोगों से है। एक क्षेत्र विशेष में अगर अमीर लोग रहते हैं, एक क्षेत्र विशेष में गरीब लोग रहते हैं, तो अमीरों की डिमांड हमेशा अधिक होती है क्योंकि इनकी आय ज़्यादा होती है।
गरीबों की डिमांड कम होती है क्योंकि इनकी आय कम होती है, तो आय के वितरण का भी फर्क पड़ता है। जाहिर सी बात, अमीर लोग मॉल में जाते भर भर के ट्राली भर भर के सामान खरीदते हैं क्योंकि वह पैसे खर्च कर सकते हैं, तो उनकी मांग जाता है। गरीब लोग एक थैला लेके जाते हैं, बड़े सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करते हैं, जो ज़रूरी है केवल वही खरीदते हैं। तो यहाँ पर आय का वितरण भी डिपेंड करता है मांग पर, ठीक है ना। मांग को जो है बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट करता है, ये फिर बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। ये आपने मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हो। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस कीमत को अगर कहा जाए अन्य बातें समान रहे, कहीं कहीं आएगा, तो अन्य बातें समान रहे का मतलब होता है ये है अन्य बातें जो मांग को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। कीमत को छोड़ के अन्य बातें, तो ये कीमत को छोड़ दिया, अन्य सारी चीज़ें ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में समझा कहाँ जहाँ पर भी लिखा है अन्य बातें समान रहे, मतलब संबंधित वस्तु की कीमती कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि ना परिवर्तन ना हो, ऋतु में परिवर्तन ना हो, जनसंख्या में परिवर्तन ना हो, आय के वितरण में कोई परिवर्तन ना हो, इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन, वो होता है अन्य बातें समान रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मांग के प्रकार। मांग के प्रकार की अगर बात करें, मांग के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग। तीनों को डिटेल से पढ़ना विद डायग्राम, क्योंकि डायग्राम जरूरी है, ठीक है। खासकर बीए और बीकॉम के कोर्स में तो डायग्राम बनाना मस्ट होता है, क्योंकि 15-15, 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कम मिलेगा। कितना लिखेंगे, अभी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा लिख भी नहीं सकते, तो डायग्राम जरूरी है। सबसे पहले हम कीमत मांग की बात करते हैं, प्राइस डिमांड। जहाँ पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्राओं को दर्शाया जाता है, वो कीमत मांग। यानी कि एक उपभोक्ता जब वस्तु की निश्चित समय में यदि उसकी अन्य बातें समान रहने पर एक कल्पित मूल्य पर खरीदने को तैयार होता है, यानी कि किसी वस्तु की निश्चित कीमत और वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसे हम कीमत मांग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीमत के आधार पर मांग तय हो रही है। और ध्यान में ये रखना है कि वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में हमेशा कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। कोई वस्तु है, मान लो वस्तु एक्स है, वस्तु एक्स की कीमत और वस्तु एक्स की डिमांड, ठीक है ना। अगर कीमत 2 रुपये है, डिमांड है 10, कीमत जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उसकी मांग भी घटती चली जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना। ध्यान क्यों, क्योंकि हमेशा ये उपभोक्ता का नेचर होता है, मनुष्य का नेचर, कि कम से कम कीमत पर वो अधिक से अधिक जो है वस्तु खरीदना चाहता है। ऐसे में वस्तु और की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होने के कारण यहाँ पर जो ग्राफ बनता है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। पहले कीमत यहाँ पर है तो मांग इतनी है, कीमत में कमी होगी तो मांग बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं विपरीत संबंध। ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कब है, ये कीमत मांग को दर्शा रहा है, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है, डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। नेक्स्ट, आय मांग, इनकम डिमांड। आय मांग क्या है, इसको जानते हैं। आय मांग का अभिप्राय वस्तु और सेवाओं की उन मात्राओं से जो समय की दी हुई अवधि में अन्य बातें पूर्ववत रहने पर, यहाँ पर केवल आय को ध्यान में रखा जाता है, कीमत बगैर बाकी, जहाँ पर वस्तु विभिन्न आय स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। उपभोक्ता अपनी आय से वस्तु की जितनी भी मात्रा खरीदता है, यानी कि यहाँ पर आय और वस्तु की मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसे आय मांग कहते हैं, इनकम डिमांड होता है। और इनकम के आधार पर वस्तु की आय और वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा के बीच का जो संबंध होता है वो आय मांग होता है, और ये हमेशा धनात्मक बेसिकली होता है। लेकिन आय के आधार पर देखें, क्योंकि लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग वो वस्तु को सामान को कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। तो आय के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है सामान्य उत्तम वस्तुएं, दूसरी होती है गिफिन या निम्न स्तर की वस्तुएं। या तो वस्तु अच्छी होती हैं या वस्तुएं खराब होती हैं, ये इनकम डिटरमिनेट करता है। अब इनकम के आधार पर होता है, जो हो सकता है ज़्यादा इनकम वालों के लिए जो खराब सामान है, कम इनकम वालों के लिए वो अच्छा सामान हो। इनकम बताता है कि वस्तु कैसी होती है। 2 प्रकार की वस्तु होती है, ध्यान रखिए, सामान्य और गिफिन, ठीक है ना। सामान्य वस्तु से पहले सब, सामान्य वस्तु का मतलब ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पर वस्तु की कीमत का और वस्तु की मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है। यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। ऐसे में वस्तु, लोगों की अगर आय बढ़ती चली जाती है तो इसी वस्तु की मांग भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है ना। एक मान लीजिए आपका मंसूरी चावल की बात करते हैं। मंसूरी चावल जो है सामान्य वस्तुओं में आता है, ठीक है, लगभग 36 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है दुकानों में, परचूनी दुकान में। तो मंसूरी चावल सामान्य वस्तु, क्यों, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मंसूरी चावल की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, तो ये सामान्य वस्तु है। ऐसे में
किसी वस्तु इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम पहले इतनी थी तो वो इतना डिमांड कर रहा था क्यों पर, अब जैसी उसकी इनकम बढ़ गई ऊपर की हो तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। जहाँ पर मंसूरी चावल वो कितना 5 केजी खरीदता था एक बार में, अब इनकम बढ़ गई तो 10 केजी खरीदेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा खरीदे, ठीक है ना, खपत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं में आय का और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। क्यों? गिफिन इसको मतलब निम्न स्तरीय वस्तु और नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं घटिया वस्तु है, जिसको बहुत ही कम स्तर का निम्न स्तर का समझा जाता है। और जब निम्न स्तर का घटिया है तो जाहिर सी बात है अच्छे आय वाले लोग घटिया सामान क्यों इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे ना। जैसे मोटा ब्रेड हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है ना, उसका मक्के का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, ये लोग जो है नॉर्मल इसका यूज़ नहीं करते। क्यों? इसको वो जो है घटिया कैटेगरी में मानते हैं। मोटा ब्रेड हो गया, ठीक है ना, बंद हो गया, ये जो है कहते हैं गरीबों के लिए है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती चली जाती है वो ऐसी वस्तुओं की मांग कम कर देता है। ऐसे में आय और मांग के बीच में कैसा संबंध होता है? यहाँ पर ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध होने के कारण जैसे लोगों की इनकम बढ़ गई, पहले इनकम यहाँ पर थी तो डिमांड यहाँ थी, अब इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम हो। क्यों? घटिया वस्तु की सामान अगर आपके पास, आप पहले मान लो 1500 रुपये वाले कमरे में रहते थे, आराम से रहते थे, कितनी सैलरी थी आपकी? 10,000 सैलरी थी, ठीक है। अब आपकी सैलरी बढ़ के हो गई 50,000, आप 1500 कमरे में रहोगे? नहीं, आप तो 5,000 रुपये का अटैच बिल्कुल एकदम बढ़िया से, ठीक है ना, अटाइलिंग वगैरह किया हुआ कमरा लोगे। अब ये 500 रुपये 1500 रुपये वाला कमरा आपके लिए घटिया लगने लगेगा। ये है आपका आय प्रभाव। आय प्रभाव के आधार पर वस्तु कैटेगरी होती है 2 तरीके की। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, आड़ी या तिरछी मांग। इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। वस्तु X की कीमत का वस्तु Y की मांग पर जो परिवर्तन होता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। ऐसे में जो संबंधित वस्तुएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक है स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी है पूरक वस्तुएं, ठीक है। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में की जा सकती हैं। 2 वस्तुओं को उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ लेते हैं हम चाय का, पहले भी एग्जांपल बताया था मैंने, सेम लेते हैं। एक तरफ लेते हैं हम कॉफ़ी का। चाय को हम वस्तु X मानते हैं, कॉफ़ी को वस्तु Y मानते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं, या तो चाय नहीं पियेंगे तो कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो चाय पियेंगे, दोनों एक दूसरे के जो है एक दूसरे के स्थान सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, जो नहीं है। अब अगर चाय की कीमत की बात करें और कॉफ़ी की मांग की बात करें, सॉरी, कॉफ़ी की कीमत की बात करते हैं और चाय की मांग की बात करते हैं, उल्टा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ग्राफ, ठीक है। अब अगर कॉफ़ी की कीमत पहले 10 रुपये 1 कप और चाय की कीमत 5 रुपये 1 कप, अब कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये से बढ़ के कितनी हो जाती है? 15 रुपये, महंगी हो गई। चाय की कीमत अपनी जगह पर है, तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले कहेंगे यार 15 रुपये कौन है, इसमें तो 3 कप चाय आ जाएगी, तो कॉफ़ी पीने वाले भी चाय पीने लगेंगे। यानी कि वस्तु बॉय की कीमत बढ़ने से वस्तु X की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। वस्तु X की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ध्यान में ये रखना है, ठीक है ना। ऐसे में यहाँ पर मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए। फॉर एग्जांपल, हम लेते हैं गाड़ी और दूसरी तरफ लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी का कोई काम नहीं है, गाड़ी या पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी का भी कोई काम नहीं है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ पूरक है क्योंकि एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करती है। अब गाड़ी और पेट्रोल, अगर माने गाड़ी की मात्रा की बात करें और पेट्रोल की कीमत की बात करें, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाए तो गाड़ी, ठीक है ना, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है लोग गाड़ी का प्रयोग कम करेंगे। पेट्रोल की कीमत घट जाए तो गाड़ी का प्रयोग कम करेंगे। ऐसे में गाड़ी और पेट्रोल के बीच में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। यह ध्यान में ये रखना। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की किसकी बात करते हैं? कीमत की और मांग की। ऐसे में गाड़ी की डिमांड बढ़ती है, लोग गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। यानी कि वस्तु X की अगर डिमांड बढ़ती है तो वस्तु Y की भी डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी, जबकि इसमें उल्टा नहीं है। यहाँ पर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की कम होती है।
एक की कम होती है तो दूसरे की बढ़ती है, जबकि यहाँ पर दोनों की या तो एक साथ कम होगी या तो एक साथ वृद्धि होती है। ठीक है। मांग सारणी तथा मांग वक्र। मांग सारणी, सारणी का मतलब शेड्यूल, शेड्यूल को मतलब जानते हैं ना, टेबल। जब रेक्टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, रॉ एंड कॉलम्स में चीज़ों को दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं सारणी। वह जो मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं की मांगी गई मात्रा को बताती है। एक ऐसा शेड्यूल होता है जहाँ पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर उसकी अलग अलग मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। तो मांग सारणी मांग के प्रकार के आधार पर दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग सारणी और बाजार मांग सारणी। व्यक्तिगत मांग सारणी में केवल बाजार में एक उपभोक्ता की मांग को बताया जाता है। एक उपभोक्ता वस्तु की अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा खरीदता है, वो होता है व्यक्तिगत मांग सारणी। जबकि बाजार मांग सारणी क्या होता है कि बाजार में जितने भी, संपूर्ण बाजार जितने भी उपभोक्ता होते हैं, मान लो बाजार में 3 उपभोक्ता एक्स वाई जेड, एक निश्चित कीमत पर एक्स वाई जेड की जो मांग होती है, इनका टोटल जो है बाजार मांग होता है। एक्स वाई जेड 4 2 6 5 11, ये बाजार मांग हो। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात करते हैं कि संपूर्ण बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग करते हैं, तो ये इसकी सारणी होगी। जब सारणी दो प्रकार का है तो मांग वक्र भी दो प्रकार का हुआ। पहली बात तो मांग वक्र होता क्या है। मांग वक्र जैसे सारणी में क्या किया जाता है, विभिन्न कीमतों पर विभिन्न उसकी मांग को दर्शाया जाता है, उसी प्रकार से वस्तु की विभिन्न कीमत पर उसकी मात्रा को दर्शाने वाला जो वक्र होता है, जो ग्राफ होता है, जो लाइन होता है, जो रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, उसे हम वक्र बोलते हैं। जब मांग सारणी दो प्रकार की तो मांग वक्र भी, ठीक है ना, यानी कि एक व्यक्ति की, एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाने वाला वक्र वो क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र। पूरे बाजार के मांग को दर्शाने वाला वक्र वो बाजार मांग होता है, बाजार मांग वक्र। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर। और ये वक्र तभी बनता है जब आपके पास क्या हो, सारणी, यानी कि टेबल का रिप्रेजेंटेशन किसके रूप में होता है, वक्र। ये भी कह सकते हैं कि बाजार मांग सारणी का चित्रात्मक रूप जो है बाजार मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग सारणी का चित्रात्मक रूप व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, मांग का नियम। मांग का नियम सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपने क्लास 12 में देखा ही होगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मांग का नियम क्या है। मांग का नियम ये कहता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है, उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा रिलेशन होने का मतलब होता है यदि अन्य बातें समान रहे, कि अन्य बातें मैंने बताया था, अन्य बातें ना कीमत से छोड़ के बाकी प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसका उल्टा ये होता है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है। यानी कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में यहाँ पर विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। और उसको जहाँ पर ये लॉ निकाला जाता है, नॉर्मली ये हर जगह होता है, हर उपभोक्ता के साथ होता है, लेकिन कहीं कुछ अपवाद है। लेकिन नॉर्मल की बात करते हैं कि वस्तु की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध ही पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल संतरे की मांग की बात करते हैं, संतरे की कीमत पहले 30 रुपये पर केजी है तो 3 केजी, जैसे जैसे संतरे की कीमत घटती चली गई उसकी मांग भी बढ़ती चली जाएगी। और उसको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, मांग का नियम लागू क्यों होता है, किस कारण से मांग वक्र ऊपर की ओर नीचे घटता चला, किस कारण से कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है, कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है। इसके कुछ कारण हैं और उस कारणों की बात करें, सबसे पहला कारण है ह्रासमान सीमांत संतुष्टिकोण का नियम, जिसको मानते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता चला जाता है तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब जाहिर सी बात है, महंगी चीज़ें पे उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसे में उसकी उपयोगिता ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा खर्च करेगा तो उसको उसकी चीज़ें उतनी जल्दी खरीद नहीं पाएगा। और धीरे धीरे जब चीज़ें सस्ती होती है उस पर ज़्यादा खर्च करने लगता है, तो ऐसे कारण से यहाँ पर जो है वस्तु की कीमत में और मांग में उल्टा रिलेशन हो जाता है। दूसरा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु की कीमत पर, एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर उल्टा जो रिलेशन होता है। नेक्स्ट आय प्रभाव, महंगी चीज़ें
जैसे लोगों की आय बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती चली जाती है उसकी मांग भी वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन लोगों की आय ना बढ़े, लोगों की आय ना बढ़े और चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, इनका अपनी जगह पर है, तो वो खरीदेगा कैसे? जब खरीदेगा नहीं तो जाहिर सी बात है, मान ली कोई किसी चीज़ को खरीदने के लिए पहले वो 10 रुपये खर्च करना पड़ता था, और वो 10 रुपये की खर्च करके वो 5 किलो खरीदता था, लेकिन 50 रुपये खर्च कर दिया। अब उसकी कीमत कितनी होगी? 25 रुपये kg हो गई, 25 रुपये kg। और जब 25 रुपये kg हो गई, वो पहले 50 रुपये खर्च करता था, 5 किलो खरीदता था। अब 25 रुपये हो गया, अब 50 रुपये वो ज़्यादा खर्च करे तो कितना डिमांड करेगा? वो तो 2 किलो ही करेगा, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर रिलेशन बन गया, डायरेक्ट मांग का नियम बन गया ये, ठीक है ना, कि चीज़ें महंगी होने से वस्तु की मांग ऑलरेडी कम हो जाती है। नेक्स्ट, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं की संख्या क्यों? मतलब लोगों की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या अगर बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है, लोगों की संख्या घट जाती है तो मांग भी घट जाती है। तो वो कीमत कहाँ से आएगी? अब लोगों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग हैं तो मांग तो बढ़ जा रही है, मांग बढ़ रही है, जो तो बेचने वाले हैं वो अधिक बेच रहे हैं तो उनको लाभ भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में, और लोग तभी खरीदेंगे जब कीमत कम होती है। तो इन चारों चीज़ों की स्थिति में जो होता है, मांग का नियम लागू होता है और कीमत और मांग के बीच में विपरीत रिलेशन होता है इन चारों पॉइंट के कारण। नेक्स्ट है, क्या हर जगह मांग का नियम लागू होता है? नहीं, कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता। वो अपवाद कौन कौन से? मिथ्या आकर्षण वाली वस्तु यानी कि विलासिता की वस्तुएं, जैसे हीरे हो गए, मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ हो गई, ये जितनी ज़्यादा महंगी होती हैं लोग उतनी ज़्यादा डिमांड करते हैं। नॉर्मल क्या कहता है मांग का नियम? मांग का नियम कहता है चीज़ें सस्ती होती ज़्यादा डिमांड होती है। यहाँ पर जो दिखावटी चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें, इनकी कीमत जितना ज़्यादा होती है लोगों की डिमांड। भाई हीरा सस्ता होगा कौन खरीदेगा? महंगे हीरो की डिमांड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो है मांग का नियम लागू नहीं है। दूसरा, मूल्य वृद्धि। अगर आपको किसी ने अफवाह फैल गई तो जैसे बीच में को फैली थी कि नमक ख़त्म होने वाला है, जो 10 रुपये की केजी हिसाब से पैकेट मिलता था वो जो है 100 रुपये तक पहुंच जाता है, लोग धड़ाधड़ खरीदते हैं। तो या फिर ये हो जाए, लोगों को पता चल जाए इन फ्यूचर चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आज कीमत कितनी फ़र्क नहीं पड़ता, लोग बहुत तेज़ी से खरीदने लगेंगे। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, अज्ञानता। लोग अनजान हैं, लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब भी जो है मांग का नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे? मान लीजिए कोई सामान बनाया जा रहा है, ठीक है, कोई सामान बनाया, मान लो एक फॉर एग्जांपल एक बुक छापी गई और बुक की कीमत रखी गई 100 रुपये, सस्ती की बुक है। अब 100 रुपये उसकी कीमत पाँच बुक से बिकी हैं। अब लोगों ने क्या किया, उसको दोबारा प्रिंट किया, थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया, कलर चेंज किया और उसको 200 की जगह 500 रुपये प्रिंट किया। लोगों ने क्या, महंगी बुक है, अच्छी बुक होगी, कलरफुल है, अब उसको धड़ाधड़ 50 इकाइयाँ बेच दी। तो अनजानी तो है, सेम बुक है, कुछ नहीं, केवल ऊपर का कलर वगैरह चेंज कर दिया, कीमत बढ़ा दिया, लोग खरीदते। तो अज्ञानता के कारण भी, जहाँ पर अज्ञानता है वहाँ पर मांग का नियम लागू हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी के टाइम लड़ाई शुरू हो जाए, ठीक है ना, या फिर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ऐसे टाइम पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। और जो अनिवार्य जो चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें होती हैं, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। एसेंशियल चीज़ें जैसे आटा, गेहूँ, आटा गेहूँ जैसी चीज़ें, दाल, नमक, सरसों का तेल, कितना भी ज़्यादा बढ़ जाए कीमत, लोग उसको खरीदेंगे। बीच में सरसों का तेल 250 रुपये तक पहुँच गया था, फिर भी लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं है, तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अगर लोगों ने नमक नहीं खरीदा तो बताइए खाना कैसे बनेगा? तो इन सब चीज़ों में भी मांग का नियम लागू नहीं हो। अब बात करते हैं लास्ट, मांग के नियम की मान्यता। मांग का नियम कहाँ लागू होता है? मांग का नियम वहाँ लागू होता है जहाँ पर उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, तो वहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि में, आदत में, प्रचलित फैशन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर इसमें चेंज हो गया तो डिमांड में भी चेंज हो जाएगा, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग का नियम ये कहता है कि जब नियम की बात करते हैं उस स्थिति में उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय की बात करते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं आनी चाहिए। भविष्य में वस्तु की
दुर्लभ होने की, इनकी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने की कोई जो है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उपभोक्ता आपस में प्रतियोगिता करते रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी उपभोक्ता ने जो है खरीदना बंद कर दिया या ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर अन्य बातों के स्थिर होना, जहाँ पर समान होता है वहीं पर मांग का नियम लागू होता है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा, आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो कि BA BCom फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं और आपके कोर्स में है। ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन।